नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 4 दिसंबर 2021 और दिन है शनिवार। तो आज 4 दिसंबर जो है ये नेवी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी जल सेना दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को जो भारत की जल सेना है ये एक ऑपरेशन शुरू की थी जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन के तहत जो है भारतीय जो नेवी है इसने पाकिस्तान के कराची स्थित जो बेस है, नेवी बेस है, वहाँ पे हमला किया था और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो भी 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसी से संबंधित है। तो क्वेश्चन है, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट मैत्री दिवस ऑन व्हिच डेट, यानी भारत बांग्लादेश ने मैत्री दिवस हाल ही में मनाने का घोषणा किया है। वो किस तारीख को? 6 दिसंबर को, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर या 1 दिसंबर? इसका सही आंसर है 6 दिसंबर। देखिए, 3 दिसंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक भारत पाकिस्तान के बीच जो है 1971 का बार चला था, युद्ध हुआ था। 16 दिसंबर को जो पाकिस्तान की सेना थी जनरल नियाजी के नेतृत्व में, उसने आत्मसमर्पण किया और इस तरह से 1971 का वार खत्म हुआ और बांग्लादेश मुक्त हुआ और एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। पूरे वर्ल्ड में भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को 6 दिसंबर 1971 को क्या दिया था? मान्यता दिया था। इसी वजह से भारत सरकार की जो विदेश मंत्रालय है इसने इस साल से यानी 2021 से हर साल 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत ने सबसे पहले मान्यता दिया था, उसके बाद युद्ध खत्म होने के बाद धीरे धीरे विश्व के और लोगों ने और देशों ने इसको मान्यता देना शुरू किया। जैसा कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, इजराइल को जितने भी मिडिल ईस्ट और जो अरेबियन कंट्री हैं वो कोई कंट्री जो है इसराइल को मान्यता नहीं देता है। 4 दिसंबर को तो अभी हम लोग पढ़े हैं, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़े थे 3 डे मनाया जाता है, जो कंप्यूटर लिटरेसी डे और उसके बाद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल डे और एड्स डे के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो इतने दिसंबर में इतने दिन हैं इम्पोर्टेंट, इसमें है 1 दिसंबर और 4 दिसंबर और 6 दिसंबर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार मनाया जाता है। तो जान लेते हैं आज 1971 के बार के बारे में कि क्या, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, क्यों हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र पूरे वर्ल्ड को मिला। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1970 में जो है पाकिस्तान में चुनाव हुआ था। अब पाकिस्तान, जब भारत का विभाजन 1947 में हुआ था तो जो भी मुस्लिम बहुल इलाके थे वो पाकिस्तान की तरफ चल गई। तो इस तरफ से पाकिस्तान का दो पोर्शन हो गया था, एक को पूर्वी पाकिस्तान और एक को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। तो जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है वो जो हो गया वेस्टर्न पाकिस्तान, और अभी का जो वर्तमान बांग्लादेश है उसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1970 का जो चुनाव हुआ उसमें उस समय के जो बांग्लादेश के नेता थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान ने जो टोटल पाकिस्तान की सीट थी वो 313 थी, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान मिलाकर के इस दोनों में से ये 167 सीट लाए थे और प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन चूंकि ईस्टर्न पाकिस्तान होने के से आते थे, पूर्वी पाकिस्तान से आते थे, तो जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे ऐसा होने देना नहीं चाहते थे कि कोई हम पे पूर्वी पाकिस्तान का जो नेता हो शासन करे, क्योंकि ये लोग का ऐसा एक कॉम्प्लेक्स था बना हुआ कि ये बांग्लादेश वालों को ये लोग हीन भावना से देखते थे और उनको तुच्छ समझते थे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि टसल शुरू हो गया जब शेख मुजीबुर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उस समय के, याहिया खान उस समय के जनरल थे और जो कू करके यानी तख्ता पलट करके वो पाकिस्तान जो है का कमान उनके हाथ में था। तो इन दोनों के बीच में टसल होना शुरू हो गया और इसी टसल के दौरान जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान का पाकिस्तान ने सेना भेजकर और वहाँ जो विद्रोह शुरू हो रहा था उसको दबाना
शुरू किया। उसी विद्रोह को दबाने के क्रम में मुक्ति वाहिनी, आप लोग नाम सुने होंगे, मुक्ति वाहिनी नामक जो बांग्लादेश को लिबरेट करने का यानी स्वतंत्र बांग्लादेश स्थापित करना जिसका मकसद था, मुक्ति वाहिनी नामक संगठन का जन्म हुआ। और वो सप्रेशन जो है पाकिस्तानी सेनाओं का इतना क्रूर था जिसका मतलब वो सारी हदें पार कर गई थी। और उसके सप्रेशन की वजह से ये लोग क्या हो रहे थे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है भाग करके भारत में आ रहे थे एज ए रिफ्यूजी। तो 31 मार्च जो है 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने खुले रूप से मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने का ऐलान किया कि भारत जो है बांग्लादेश को आज़ाद करने में सपोर्ट करेगी। 29 जुलाई 1971 को भारत का जो संसद है इसने भी प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी अब ये खुला हो गया कि भारत जो है बांग्लादेश का साथ देगी बांग्लादेश के लिबरेशन में। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके सपोर्ट लेने के लिए यूएसए के दौरे पर गई। और वहाँ के जो उस समय के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का सपोर्ट करने से जो है इनकार कर दिया। और तो और उसने ये ऐसा भी बोला अगर भारत किसी तरह का कदम उठाता है तो अमेरिका जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। इन सबों के बावजूद भी इंदिरा गांधी वापस लौटी और उसके बाद आदेश दिया सेना को कि जो है हर संभव सपोर्ट किया जाए, किसको, मुक्ति वाहिनी को। और पाकिस्तान को भी ये सब जानकारी मिल चुकी थी, उसको भी पता था कि जो है भारतीय सेना इस मुक्ति वाहिनी को ट्रेन कर रही है और सारे संसाधन भी मुहैया करा रही है। इसी सब के बीच में क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय एयरबेस पे क्या कर दिया, हमला कर दिया गया। भारत के 11 एयरबेस पे हमला किया था पाकिस्तान की वायुसेना ने। उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो है खुला युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध शुरू होने के बाद ही यानी 3 दिसंबर को वो सरप्राइज अटैक किया और इसी के रिप्लाई में 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी ने कराची बेस पे, उसका जो नेवी का कराची बेस था पाकिस्तान का, उस पे सरप्राइज अटैक किया। तो दोनों तरफ से एक एक सरप्राइज अटैक हुआ और उसके बाद ये युद्ध चला मात्र 13 दिन का, मात्र 13 दिन का ये युद्ध चला। और 16 दिसंबर को जो है पाकिस्तान की सेना जो है सरेंडर कर दी। अगर आप आगे आप देखें तो इस पिक्चर में तो ये पाकिस्तान के जो है जनरल नियाजी हैं और ये भारत के हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, जो उस समय जो ईस्टर्न कमांड को लीड कर रहे थे। ये ढाका की तस्वीर है। ढाका में ये अपने 90,000 सैनिकों के साथ जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के पास समर्पण किया था। तो इस तरह से 1971 का बार जो है ख़त्म हुआ और बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की गई। तो इस वजह से क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच काफ़ी मित्रता है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। कब? 16 दिसंबर को। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है रिसेंटली नियो बैंक इज इन न्यूज, व्हाट इज इट। नियो बैंक जो है चर्चा में है, ये क्या है? ये एक ऐप है या फिर एक पेमेंट बैंक है या फिर एक कोई न्यूली इस्टेब्लिश्ड प्राइवेट बैंक है या एक डिजिटल बैंक है? तो इसका जो सही आंसर है ये है डिजिटल बैंक। डिजिटल बैंक क्या होता है कि जिस तरह से आप एसबीआई देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इन लोगों का क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक फिजिकल ब्रांच है। जो ट्रेडिशनल बैंक आप देखें उसमें क्या होता है कि उसका एक फिजिकल ब्रांच होता है। हर शहर में उस जनसंख्या के हिसाब से 1-2 ब्रांच होते हैं और वो ब्रांच पे काम करता है। आपको अगर लेना है, सर्विस लेना है तो जा करके आप ले सकते हैं। हालांकि अभी ऑनलाइन सारे सर्विसेज ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, दोनों तरह के हैं। लेकिन ये डिजिटल बैंक जो होता है, तो डिजिटल बैंक ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ ऑनलाइन ही करते हैं और इनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। तो ये जो है बैंकिंग का जो एडवांस वर्जन यानी नो फिजिकल ब्रांच वर्जन है ये डिजिटल बैंक। अगर इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब देखते होंगे, तो यूट्यूब में जो प्रचार आता है रेजर पे का, रेजर पे एक क्या है, डिजिटल बैंक है और इसको कंबाइंड रूप से क्या नाम दिया गया है, नियो बैंक। ऐप तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक और ट्रेडिशनल बैंक में ये अंतर है
कि जो ट्रेडिशनल बैंक होते हैं ये सारे काम करते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक का जो एरिया है या फिर उनका उनका जो काम है वो लिमिटेड होता है। जैसे ये जमा तो ले सकते हैं लेकिन लोन नहीं दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये पेमेंट बैंक की क्या है, बहुत सारे लिमिटेशन है। तो इस क्वेश्चन से इतना बना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, संबित पात्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। संबित पात्रा को निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, आईटीडीसी यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है आईटीडीसी यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारत पर्यटन विकास निगम। इसके चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? संबित पात्रा को। संबित पात्रा जो है बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। पेशे से ये सर्जन है यानी डॉक्टर हैं। तो अब जान लेते हैं आईटीडीसी के बारे में। तो आईटीडीसी जो है भारत सरकार की जो पर्यटन मंत्रालय है, जिसके की कैबिनेट मिनिस्टर अभी हैं जी किशन रेड्डी, उसी के अंदर ये काम करती है। और इसका काम ये होता है कि किस तरह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। इसका जो स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। इसी का सब्सिडियरी कंपनी है, देखते होंगे एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस ओएनजीसी का जो है सब्सिडियरी कंपनी है। भारत में जो ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल जो निकाला जाता है, तो सारे क्रूड ऑयल का जो 77% है ये सिर्फ ओएनजीसी निकालती है। और जो नेचुरल गैस निकालता है, सारे नेचुरल गैस का इंडिया में जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका 80% अकेले कौन निकालती है? ओएनजीसी। हरदीप सिंह पुरी अभी जो है वर्तमान में पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम के कैबिनेट मिनिस्टर है। इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। अब देखते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आप जानते हैं कि ये रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। रेलवे के रख रखाव के लिए रेलवे का जो कैटरिंग डिपार्टमेंट है उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावे जो टूरिज्म को रेलवे में कैसे बढ़ाया जा सके या रेलवे को और कितना कैसे कॉमर्शियल बनाया जा सके, उस पे ये काम करती है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी और रेलवे मंत्रालय के सहयोग से ही अभी हाल ही में एक स्कीम चलाया गया था, सात्विक स्कीम चलाया गया था, जिसके तहत उन ट्रेनों को सात्विक सर्टिफिकेट दिया जाने का प्रावधान था जो सिर्फ वेज खाना परोसते हैं। तो आईआरसीटीसी का स्थापना 1999 में हुआ था। पहले ये जो है गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन बाद में अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल है, लेकिन इसको अभी प्राइवेट कर दिया गया है, यानी इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट का जो है 51% शेयर अभी इसमें है। एनएचएआई, हाँ, अभी रेलवे मंत्री जो है वो अश्वनी वैष्णव है। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसके कि कैबिनेट मिनिस्टर अभी नितिन गडकरी हैं, उनकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। और ये नेशनल हाईवे, जितने भारत में नेशनल हाईवे है उनका रख रखाव, उनका संचालन, उनका देखभाल करने की जिम्मेवारी जो है एनएचएआई के अंदर ही आता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हॉर्नबिल उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, केरला, तमिलनाडु या नागालैंड। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड का जो स्थापना हुआ था वो 1963 में हुआ था। और ये पहला स्टेट था जो असम से निकाल करके बनाया गया था। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अब तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु में जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम है पोंगल। पोंगल के बारे में सुने होंगे। पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित।
अब केरला के बारे में जान लेते हैं। तो केरला में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल जो फेमस फेस्टिवल है वो है ओनम। इसके अलावा वहाँ नौकायान जो है, नौका रेस जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और चर्चा में रहता है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय का जो राजधानी है वो है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोरनाड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय का स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। और मेघालय में अभी हाल ही में फेस्टिवल एक जो मनाया गया था उसका नाम था चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया था? मेघालय में। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो है एक तरह का फूल है, ये जापान का राष्ट्रीय फूल है, इसलिए अभी जो मनाया गया था। तो वहाँ के भारत में जापान के जो राजदूत हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि रिटेल टाइकून वॉलमार्ट along with its subsidiary Flipkart has signed MOU यानी Memorandum of Understanding to boost MSME sector with which of the following state government। यानी MNC बोले तो इसको मल्टी नेशनल कंपनीज बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में जो उस कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है यानी उनका मार्केट होता है उसको MNC कहा जाता है। तो ये वालमार्ट जो है उसी तरह का एक कंपनी है, ने अपनी सहायक कंपनी है, सब्सिडियरी इसी का वालमार्ट का सब्सिडियरी है फ्लिपकार्ट। देखिए फ्लिपकार्ट का स्थापना भारत में हुआ था, जो है बिन्नी बंसल और सचिन बंसल जो है इसका स्थापना किए थे फ्लिपकार्ट का। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2007 में। बाद में जो ये वालमार्ट है फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। तो फ्लिपकार्ट के साथ कौन से राज्य के साथ जो है ज्ञापन पे समझ हस्ताक्षर किया है किसको बढ़ावा देने के लिए? MSME। MSME बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करती है खास करके ग्रामीण इलाकों में। तो सरकार इस पे जो है काफ़ी ध्यान देती है ताकि MSME सेक्टर को बढ़ावा मिले। ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। और अभी मध्य प्रदेश चर्चा में था क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का पहला स्टेट है जिसने पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है। इससे क्या होगा कि लैंड ट्रांजैक्शन जो होता है यानी लैंड की जो खरीद बिक्री होता है वो काफ़ी आसान होगा, लैंड म्यूटेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, सारी चीज़ ऑनलाइन हो जाएंगे। तो वालमार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो वालमार्ट जो है एक रिटेल कंपनी है, जैसे भारत में देखते हैं बिग बाजार जिसको कि अभी रिलायंस एक्वायर कर लिया है, तो उसी तरह से वालमार्ट भी एक रिटेल कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। रिटेल कंपनी में टॉप मोस्ट कंपनी है। इसका जो स्थापना 1962 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में है। तो और ये फ्लिपकार्ट के बारे में हम लोग जान लिए। इसके संस्थापक बिनी बंसल और सचिन बंसल थे। ये 2007 में स्थापना इसका हुआ था। अभी इसको एक्वायर कर लिया है कौन? वालमार्ट। वर्तमान में इसके फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। हाँ, अभी जो है MSME मिनिस्टर अभी कौन है? नारायण राणे। इससे पहले जो है MSME के मिनिस्टर थे, जो भी है। हाँ, तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश भारत में स्थापित होने वाला, भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य था। YS जगन मोहन रेड्डी यहाँ के अभी जो मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी जो है प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, काफ़ी ऐतिहासिक जगह है अमरावती। और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोग जानते हैं। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में किन्हें नामित किया गया है? गीता गोपीनाथ, क्रिस्टलिना जॉर्जियावा, नोक्जी ओंकोजो इवेला
या फिर डेविड आर मालपास। तो इसका जो सही आंसर है वो है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की हैं, वर्तमान में अभी आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अभी इनको प्रमोशन मिला है और जो है आईएमएफ के जो सेकंड टॉप मोस्ट है, एक तो डायरेक्टर एमडी जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, और अभी अभी ये नया पद क्रिएट किया गया है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी उप प्रबंधक। तो ये पहली बार आईएमएफ में ये पोस्ट क्रिएट किया गया है और उस पे इनका प्रमोशन हुआ है गीता गोपीनाथ का। और ये आईएमएफ के इतिहास में भी ये पहली बार हो रहा है कि जो टॉप 2 पोस्ट है वो दोनों टॉप 2 पोस्ट पे क्या है, महिलाएं हैं। तो ये गीता गोपीनाथ का जो है नॉमिनेशन इसके लिए किया गया है। क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अभी एमडी हैं किसके, आईएमएफ के। नगुंजी ओकोंजो इवेला जो है डब्ल्यूटीओ के हेड हैं यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना की 1995 में हुआ था। इसका स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था। डेविड आर मालपास जो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है यानी विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। आईएमएफ का भी स्थापना 1945 में हुआ था। गीता गोपीनाथ के बारे में जान लेते हैं। गीता गोपीनाथ अभी हाल ही में जो फॉर्चून पत्रिका द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी टॉप 50 टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया, तो उसमें इनका जो है 7th पोजीशन था। उस लिस्ट में टॉप पे थी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो गीता गोपीनाथ अभी क्या है, तो चीफ इकोनॉमिस्ट है। इनका प्रमोशन हुआ है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसका, आईएमएफ में। इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था। भारत के ही पढ़े लिखे हैं। बाद में ये जो हार्वर्ड जाकर के पढ़े हैं, वाशिंगटन में भी पढ़े हैं। इससे पहले ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फैकल्टी इकोनॉमिक्स के फैकल्टी रह चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च अ स्कीम ऑफ रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर अ स्कीम कास्ट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट। व्हाट इज नेम ऑफ द स्कीम। भारत सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अभी एक आवासीय शिक्षा की योजना जो है शुरू करने जा रही है। तो आपको बताना है इसका नाम क्या है, श्रेष्ठ स्कीम, ओ स्मार्ट स्कीम, रक्षक स्कीम या फिर युवा स्कीम। तो इसका जो सही आंसर है वो श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ स्कीम जो है लॉन्च होगी 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है कि क्योंकि BR अम्बेडकर का उस दिन जो है मृत्यु हुआ था। उसी के कमेमोरेशन में जो है श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं यानी अनुसूचित जाति से जो स्टूडेंट हैं, वो जो होनहार स्टूडेंट होंगे उनको चुना जाएगा और उनके पढ़ने और रहने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। वो स्मार्ट स्कीम जो है अभी भारत सरकार का एक स्कीम हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि भारत सरकार ने इसको एक्सटेंड किया है। तो वो स्मार्ट स्कीम के तहत भारत सरकार जो इंडिया के जो मेराइन असेट्स हैं यानी जो समुद्री संपत्ति है उसको किस तरह से उसका भरपूर यूटिलाइजेशन किया जाए और यूटिलाइजेशन के साथ साथ किस तरह से उसका संरक्षण किया जाए तो ये सब जो है वो स्मार्ट स्कीम के द्वारा भारत सरकार कर रही है। रक्षक स्कीम क्या है, ये अभी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रोकने के लिए उड़ीसा सरकार जो है 3000 जो वॉलेंटियर्स हैं उनको क्या करेगी, ट्रेन करेगी, ताकि जो रोड एक्सीडेंट होता है तो उसका जो फर्स्ट आवर है उसका फर्स्ट आवर में उनको क्या किया जाए, इमीडिएटली सहायता प्रदान की जाए ताकि उनका जीवन बच सके। बाकी बचता है युवा स्कीम। तो ये जो है युवा स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है वाई फॉर यंग, यू फॉर अपकमिंग, वी फॉर वर्सटाइल एंड ऑथर। यानी जो भारत में यंग ऑथर्स जो ऑथर्स को बढ़ावा देने के लिए स्कीम चलाया गया है सरकार के द्वारा। इसमें जो है 30 साल से कम के जो ऑथर्स हैं उनको 6 महीने तक 50,000 पर मंथ जो है स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाएगा, ताकि वो जो है अपने स्किल को इन्हांस कर सकें। और एक कंपटीशन इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि जो है जो युवक हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इस फील्ड में मीन्स लेखनी के फील्ड में, राइटिंग फील्ड में प्रेरित हों और आए। तो अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव
प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है? 124, 127, 137, 143। तो इसका सही आंसर है 124। यानी अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। सर्वोच्च न्याय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी न्यायिक पद्धति है, ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। क्योंकि भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, किसी तरह का विभाजन नहीं है। सुप्रीम एक केस जो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये एकीकृत रूप से काम करते हैं, अनलाइक इन यूएसए। जैसे यूएसए का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एकीकृत नहीं है, सेंटर की अलग है, और वहाँ के जो प्रोविंसेस हैं उनके अपने जुडिशियल सिस्टम है। तो ये कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है। किस में चर्चा है? 124 में। अनुच्छेद 127 में क्या है? तो इसमें जो है एडहॉक जज की बात की गई है। एडहॉक जज क्या होते हैं? तो इसको तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस जाता है तो उसको सुनने, उसकी सुनवाई के लिए पैनल बनाया जाता है, और उस पैनल में कम से कम 3 जज होने ही चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 ही जज उपलब्ध होते हैं, तो एक जज नहीं होने के कारण क्या होगा? सुनवाई नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो अभी है सीवी रमन्ना जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये राष्ट्रपति की सलाह लेंगे। प्रेसिडेंट की सलाह लेने के बाद किसी भी, और जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसका सलाह लेंगे, और उसके बाद उस हाई कोर्ट के जो कोई जज जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए उनकी योग्यता है, उनको एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो ये चीफ जस्टिस किसके सलाह पे लेते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो राष्ट्रपति के सलाह पे। उसके बाद फिर लेंगे किनका सलाह? जिस हाई कोर्ट के जज को आप नियुक्त कर रहे हैं एज एडहॉक जज, उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लीजिए। उसके बाद फिर उन जिनका आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट में के जज के रूप में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, तब जाकर के एडहॉक जज के रूप में नियुक्ति की जाती है। तो ये है एडहॉक जज। 137 क्या है? इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में न्यायिक पुनराविलोकन। जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी तरह का जो ऑर्डर पास करती है, तो उस ऑर्डर में अगर किसी तरह का खामी हो जाए या फिर कमी रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर 137 के अंतर्गत है कि वो अपने ही ऑर्डर को फिर से रिव्यू कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावे अगर पार्लियामेंट भी कोई कानून पास करती है और वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसको अनुमति नहीं देता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट स्वतः से या फिर किसी के पिटीशन डालने पे उस कानून को जुडिशियल रिव्यू के तहत जांच कर सकती है। 137 जब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो इसको एक टर्म आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये टर्म यानी उस समय जुडिशरी क्या होती है? ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। उससे क्या होता है? पार्लियामेंट का जो पावर है उस पे असर पड़ता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का जो, अगर भारत का अब तक का इतिहास में, तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण है जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उस समय जब इलाहाबाद कोर्ट ने उनकी इलेक्शन को, यानी इंदिरा गांधी के इलेक्शन को निरस्त कर दिया था। आर्टिकल 143 क्या है? तो 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट को अगर किसी सब्जेक्ट पे लीगल एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना है। सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है 5 जजों की एक टीम बनाएगी, और वो 5 जज की टीम सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? सलाह देंगे। ये सलाह मानना या ना मानना प्रेसिडेंट का विवेकाधिकार है। तो ये सुप्रीम 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के संबंध में है। तो इस क्वेश्चन से इतनी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आपकी जानकारी के लिए इसको याद रखिए कि जाइडस कैडिला एक भारत की जो है कंपनी है, जो अभी भारत का दूसरा जो इंडिजेनसली डेवलप्ड जो वैक्सीन है कोविड के अगेंस्ट में, जिसका नाम है जाइकोव डी, उसका इस्तेमाल शुरू करने का सरकार ने अनुमति दे दी है। जिसको अब इसका खासियत ये है कि ये
12 प्लस लोगों को भी दिया जा सकता है। तो ये जो जाइकोव डी है, ये पहला डीएनए बेस्ड जो है वैक्सीन है, विश्व का पहला डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। और भारत में जो है सेकेंड यानी दूसरा कोवैक्सीन के बाद दूसरा इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। घर घर दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो यही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, घर घर दस्तक अभियान। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।